हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है बांड-ठाप गुणांक। इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है और यहाँ तक कि कई बच्चे रट कर भी जाते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं कि बांड-ठाप गुणांक क्या है और बांड-ठाप ने किसके संदर्भ में ये दिया था। तो बांड-ठाप एक वैज्ञानिक का नाम है। सबसे पहले तो आप ये समझो, बांड-ठाप जो है एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने एक सुझाव दिया था, एक बात बताई थी। वो क्या बात थी उसको हम अच्छे से समझेंगे। इनकी पूरी स्टोरी जब आप अच्छे से समझ लोगे तब आप बांड-ठाप गुणांक का महत्व समझ पाओगे कि इसका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपने अभी तक अणु संख्या गुणधर्म के बारे में पढ़ा हुआ है। अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, हम इसको साइड में लगा दें। ये अणु संख्या, ये किस पर निर्भर करते हैं? अणु संख्या गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या पर। चल, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। पूरी स्टोरी ध्यान से समझना है, पूरी कहानी अगर आपको समझ में आ जाएगी तो बांड-ठाप गुणांक जिंदगी में नहीं भूलोगे। विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, करने वाले जो गुणधर्म है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? अणु संख्यक गुणधर्म। चलो, इसको भी हम साइड में लगा देते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ। चलो, अणु संख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन कौन से हैं? ये कौन कौन से? देखो, सबसे पहला आपेक्षित अवनमन। आपेक्षित अवनमन, ये आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P0A माइनस PA बटे P0A किसके बराबर होता है? XB के बराबर। ये आपेक्षित अवनमन आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा दूसरा गुणधर्म कौन सा होता है? क्वथनांक उन्नयन। ये भी हमने अच्छे से समझा है। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन जो है ये भी जो है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एन। आया समझ में कि नहीं? ये अणु संख्या गुणधर्म है। कितने अणु संख्या गुणधर्म लिख दिए यहाँ पे? दो। और भी होते, देखो मैं आपको बताऊंगा। देखो, तीसरा होता है हिमांक अवनमन। क्या होता है? हिमांक अवनमन। इसका सूत्र बताओ क्या होता है? आपने पढ़ा है ना, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम, मूललता। चौथा जो है अणुसंख्यक गुणधर्म होता है परासरण दाब। क्या होता है? परासरण दाब। इसका सूत्र क्या होता है? परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई बराबर होता है M/T, जहां M क्या है? मूलरता। तो इस तरीके से ये चार जो है अणु संख्या गुणधर्म हमारे सिलेबस में है। चार अणु संख्या गुणधर्म क्या है? हमारे सिलेबस में है। और इन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अणु संख्या गुणधर्म को क्या बोलते हैं? कॉली, ये जरूरी है इंग्लिश में भी जानना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अब इन्हीं से संबंधित बांड-ठाप ने कुछ बातें बताई थी। ये सारे के सारे किस पर निर्भर कर रहे हैं? विलेय के कणों की संख्या पर। कणों की
संख्या पर। इन्हें ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि विलेय की प्रकृति कैसी है, विलेय किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है। इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है। ये एक बीकर है। अब इस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, कोई विलायक ले लेते हैं। यहाँ पे हमने विलायक ले लिया। ये क्या है बताओ, विलायक। इंग्लिश में बोले तो सॉल्वेंट, ठीक है, पानी ही होता है ज्यादातर। अब इसमें हमने क्या किया, कोई विलेय पदार्थ मिलाया। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई विलेय पदार्थ इसके अंदर मिला दिया। ये मान लो विलेय, ठीक है, कुछ भी हो सकता है विलेय में। विलेय में ये हो सकता है शक्कर हो सकती है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विलेय में क्या क्या हो सकता है, मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे शक्कर हो सकती है, यूरिया हो सकता है, ठीक है, शक्कर, यूरिया, नमक हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, और साथ में यहाँ पे यदि हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट भी हो सकता है। ये कुछ हमने यहाँ पे क्या लिए, ये विलेय हो। ये क्या है सारे के सारे, तो आंसर है ये सारे के सारे क्या है, विलेय। तो हमने यहाँ पे उनको चिन्हित कर दिया, ठीक है, ये विलेय हो गए, ऐसे हमने मान लो लिख लिया। अब ये पानी के अंदर जब मिलाएंगे, अच्छे से समझते जाना, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या है, विलेय। जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। अब यदि इसके अंदर हम विलेय को मिला रहे हैं, तो इसके ये मोल्स इसके अंदर जा रहे हैं। जितने ज्यादा विलायक के अंदर, यहाँ पे विलायक लिखना चाहिए था, विलायक, जितने ज्यादा विलायक के अंदर मोल जाएंगे, जितने ज्यादा विलायक के अंदर मोल जाएंगे या विलायक के कण जाएंगे, अणु संख्या गुणधर्म उतने ही ज्यादा होंगे। सीधी सी बात। क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर। विलेय के कणों की संख्या पर। समझ में आया कि नहीं, किस पे निर्भर करते हैं बताओ, विलेय के कणों की संख्या पर। जितने ज्यादा विलेय के कण होंगे विलायक के अंदर, तो वो विलयन बन जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं विलयन के अंदर उतना ज्यादा उसका क्या होगा, आपेक्षित अवनमन होगा। उतना ज्यादा क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन होगा। उतना ज्यादा क्या होगा, हिमांक अवनमन होगा। उतना ज्यादा क्या होगा, पराशरण दाब। कैसे, क्योंकि इनके सूत्र में अगर हम आपेक्षित अवनमन का सूत्र लिखें तो P0A माइनस PA बटे P0A बराबर XV, बराबर क्या होता है, XV। XV क्या है, विलेय का मूल प्रभाज। यहाँ पे जो XV है वो क्या है, विलेय का मूल प्रभाज। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का मूल प्रभाज यदि हमें नहीं लिखना है तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं विलेय का मूल प्रभाज है। चूंकि ये तो विलेय के मूलों की संख्या यानी NB बटे विलयन के मूलों की संख्या, आपने पढ़ा है ना मूल प्रभाज अच्छे से। तो विलेय के मूलों की संख्या बटे विलयन के मूलों की संख्या, इसका ही मान होता है, ये XB का ही मान है।
इसका मान है XV। तो देखो इसमें विलेय के मूलों की संख्या आ गई ना ऊपर। तो विलेय के मूलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी अपेक्षित अवनमन उतना ही ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है कि ये सारे गुणधर्म देखो, इसमें भी मूललता है। विलेय के मूलों की संख्या, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या अगर शब्द आ गया, विलेय के मूलों की संख्या अगर शब्द आ गया तो समझ जाओ कि वो विलेय के मूल पर, विलेय के कणों पर, विलेय के आयन पर एक ही शब्द है। चाहे आप मूल लिख दो, चाहे आप उसको कण बोल दो, चाहे आप उसको आयन बोल दो, एक ही बात है। तो विलेय के मोलों की संख्या सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो XV में बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि XV का फॉर्मूला क्या मैंने बताया है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मूल प्रभाज कहलाता है। आपने मूल प्रभाज अच्छे से पढ़ा होगा। अब देखो मूललता, मूललता इसमें भी क्या है, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या उस विलयन की मूललता कहलाती है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये देखो कैपिटल M, ये क्या है, मूललता, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित फिर विलेय के मोलों की संख्या। यानी कि जितने भी अणु संख्या गुणधर्म आपको दिख रहे हैं, सभी सभी के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं विलेय के कण, विलेय के मोल, विलेय के आयन जरूर। यहां देखो विलेय के मोल, यहां देखो विलेय के मोल, यहां देखो विलेय के मोल, यहां देखो विलेय। तो किस पे डिपेंड करती है अणु संख्या गुणधर्म, किस पे निर्भर करता है? विलेय के कणों की संख्या पर। ऐसे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन ये देखा गया, बानठाप ने ये बताया, बानठाप नाम के वैज्ञानिक बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्होंने ये सोचा, और आप भी सोचिए जरा, कि शक्कर का 1 मोल अगर यहां पे है तो विलयन के अंदर शक्कर का 1 मोल ही रहेगा, क्योंकि शक्कर का जो मोल है वो विभाजित नहीं होता। तो उन्होंने बताया कि विलेय जो है, उन्होंने क्या बताया उसको समझो जरा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। उन्होंने क्या चीज बताई वो आपको थोड़ा समझना है यहाँ। उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि विलेय आपका एक ही प्रकृति का, विलेय 2 प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि ऐसे पदार्थ जो अपने आयनों में वियोजित नहीं होते, टूटते नहीं है, जैसे कि शक्कर या फिर यूरिया, ये अपने आयनों में नहीं टूटते, ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं, अपने आयनों में नहीं टूटते। लेकिन दूसरे विलेय होते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। ये कौन बोल रहा है? बानठाप। ध्यान से समझना स्टोरी, ये कौन बोल रहा है? बानठाप। उन्होंने कहा कि विलेय जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का हो, दूसरे प्रकार का विद्युत अपघट्य भी तो हो सकता है, जिसके अंतर्गत ये वाले आते हैं NaCl, MgCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट। उन्होंने कहा कि विलेय अगर ये है तो दिक्कत हो जाएगी। अपन ने कहा कैसे दिक्कत हो जाएगी? उन्होंने कहा कि तुम नमक का 1 मोल यहाँ पे ले मिलाओगे, NaCl का 1 मोल तुम यहाँ पे मिलाओगे। किसका 1 मोल बताओ? NaCl का 1 मोल मिलाओगे, लेकिन विलयन के अंदर वो 2 मोल हो जाएगा। कैसे होगा समझो। NaCl जब पानी के संपर्क में आएगा तो वो Na प्लस एक अलग पार्टिकल बना लेगा और Cl माइनस एक अलग पार्टिकल बना लेगा। पहले ये दोनों सॉलिड स्टेट में थे, जब बाहर थे पानी के तो एक ही पार्टिकल था, तो 1 मोल था। कितना था? 1 मोल। लेकिन जब पानी के अंदर तुम मिलाओगे तो 1 मोल Na प्लस टूट जाएगा, 1 मोल अलग हो जाएंगे Na के,
और एक मोल का अलग पार्टिकल बनेगा जो कि Cl- होगा। तो ये बताओ कि विलेय के कण जो है वो डबल हो गए ना। तो बांठाप ने कहा कि जब तुम इसका क्वथनांक उन्नयन निकालोगे, इसका क्वथनांक उन्नयन निकालोगे इस फॉर्मूले से डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, तो तुम्हें ये पता थोड़ी है कि विलेय के मोल चेंज हो गए हैं। तुम्हें तो यही पता है कि तुमने विलेय के रूप में नमक मिलाया है, वो भी 1 मोल। तुम विलयन के अंदर तो जाके देखोगे ही नहीं। बांठाप ने बताया कि जो तुम यहाँ पे इसका क्वथनांक उन्नयन निकालोगे, जो आंसर आएगा इस सूत्र के माध्यम से, सूत्र से निकाल रहे हो तो इसे बोलते हैं सैद्धांतिक मान। सूत्र से निकालोगे तो इसे क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक मान। तो बांठाप कहते हैं कि तुम जो सूत्र से मान निकालोगे वो गलत आएगा। सभी साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया। तो बांठाप ने रीजन बताया कि ये शक्कर नहीं है कि जैसा मिलाओगे, जितने मोल मिलाओगे उतने ही मोल विलायक में आ जाएगी। जितने मोल, ये यूरिया नहीं है कि जितने मोल तुम यहाँ पे मिलाओगे उतने ही मोल रहेगा। 5 मोल तुमने यूरिया मिलाया तो 5 मोल ही रहेगा। ये यूरिया नहीं है, ये क्या है? नमक है। नमक का यदि तुम 1 मोल लेते हो तो उसका डबल होता है, पानी के अंदर जाके 2 मोल बनता है। 1 मोल और 1 मोल कितने मोल हो गया? 2 मोल। ये तुम प्रैक्टिकली देख पा रहे हो। और ये क्या है? सूत्र है, सैद्धांतिक रूप से। और ये जो है, अगर अपन प्रयोग करके देख रहे हैं, सूत्र के माध्यम से जो मान आएगा उसे बोलते हैं सैद्धांतिक मान, लेकिन जो रियल में प्रयोग के द्वारा है उसे बोलते हैं प्रेक्षित मान। इस चीज को समझो। प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान तो रियल माना जाएगा ना, वो तो रियल है। तो ये मान लो कोई मान आ गया, ये कैसा मान है? प्रेक्षित मान, जो कि रियल है, असली है, सही है। लेकिन सूत्र के द्वारा जो मान है वो गलत हो जाएगा नमक के केस में, क्योंकि तुम यहाँ पे मोलों की संख्या 1 लोगे नमक की, लेकिन वो टूट गया है तो उसके 2 मोल बन जाएंगे विलयन के अंदर। तो ये जो प्रेक्षण के द्वारा मान प्राप्त हुआ है उसका डबल होगा। समझ में आया कुछ? इसका मतलब बांठाप ने सुझाव दिया कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो जब विलयन के अंदर है तो वो टूटते हैं, और टूटते हैं तो जो उनका प्रेक्षित मान है और जो उनका सूत्र के द्वारा मान प्राप्त हो रहा है उसमें अंतर आ जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है, तो क्या ये सारे सूत्र गलत हैं? सवाल यही उठेगा। बांठाप ने यहाँ पे एक चीज बताई। बांठाप ने क्या बताया कि इनके सूत्र से जो उत्तर मिलेगा, इसके सूत्र से जो आंसर आएगा, इसके सूत्र से जो आंसर आएगा, इसके सूत्र से जो आंसर आएगा, और इसके सूत्र से जो आंसर आएगा, सारे आंसर कैसे हैं? सैद्धांतिक हैं। केवल सूत्र देख के निकाल रहे हो, लैब में प्रयोग तो करोगे नहीं, सूत्र देखोगे, मान रखोगे, आंसर आ जाएगा। ये सारे सैद्धांतिक मान हैं। और बांठाप कह रहा है ये सारे गलत होंगे। किस केस में? जब तुम विद्युत अपघट्य विलेय पदार्थ के रूप में लो। शक्कर के केस में ये सही है, क्योंकि शक्कर अपने आयनों में नहीं टूटती है। यूरिया के केस में ये सारे सैद्धांतिक मान सही हैं, क्योंकि यूरिया अपने आयनों में नहीं टूटता है। लेकिन नमक के केस में ये सारे सैद्धांतिक मान गलत हो जाएंगे, क्योंकि तुम यहाँ पे 1 मोल समझोगे, लेकिन वो विलयन के अंदर तो 2 मोल हो गया है। तो बांठाप कहते हैं इस चक्कर में तो सारे सूत्र गलत हैं। तो बांठाप ने अपना एक गुणांक दिया जिसे बांठाप गुणांक कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और बांठाप ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जो रियल मान है, जो प्रेक्षित मान है, वो बताओ कितना है, और जो सूत्र के द्वारा मान प्राप्त हुआ है वो बताओ कितना है। और आई का मान उन्होंने बताया कि प्रेक्षित मान पहले लिख लो, फिर सभी का निश्चित कर दिया बांठाप ने कि प्रेक्षित मान पहले लिख लो, और बटे जो सूत्र से आ रहा है उसे बटे में लिख लो, यानी कि सैद्धांतिक मान बाद में लिख लो। समझ में आया कुछ की नहीं आया? चलिए, तो बांठाप ये बोल रहे हैं
कि जब विद्युत अनवघट्य पदार्थ है शक्कर यूरिया जैसे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत? क्योंकि वो जैसे मिलाओगे वैसे ही विलयन में जाएंगे, ना उन्हें आयनों में टूटना है ना कुछ करना है। तो सैद्धांतिक मान यानी इस सूत्र से जो आंसर आएगा वही सही है। लेकिन जब NaCl किसी विलायक के अंदर मिलाया जाता है जिससे विलयन बनता है, तो तुम्हें जानकारी है कि तुमने एक मूल मिलाया है, तुम विलयन के अंदर घुस के तो देखोगी नहीं, लेकिन पता चला कि एक मूल का तो डबल हो रहा है, 2 मूल हो रहा है। तो बांठा फैक्टर कितना आएगा? प्रेक्षित मान कितना मिला तुम्हें? 2 मूल है उसके अंदर प्रैक्टिकली यानी प्रेक्षित मान, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मान कितना आएगा? 1, क्योंकि एक मूल मिला रहे। तो आई का मान कितना बना? 2/1। तो बांठा ने एक चीज बताई ये वाली। तो क्या सारे सूत्र गलत हो गए? नहीं, इन सूत्रों में थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया। इन सूत्रों में सभी जगह आई का गुणा कर दिया गया। देखो कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। सारे सूत्रों में क्या डिसीजन लिया गया, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताऊं। ठीक है, अब देखना ध्यान से अच्छे से। सबसे पहले आपेक्षित अवनमन का जो सूत्र तुमने पढ़ा हुआ है वो क्या है? P0A माइनस PA बटे P0A बराबर कितना था? XB। यही था ना अपेक्षित अवनमन, ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। दूसरा तुमने पढ़ा हुआ है, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या पढ़ा हुआ है? डेल्टा TB बराबर KB इंटू स्मॉल m। तीसरा सूत्र है डेल्टा TF बराबर KF इंटू m। चौथा सूत्र है पाई बराबर यानी परासरण दाब बराबर कैपिटल M मूलरता इंटू RT। सारे सूत्रों में बांठा ने एक चीज कर दी और इन सबको सही कहा। इन्होंने कहा कि केवल आई का गुणा कर लो, बांठा गुणांक का गुणा कर लो, सारे सूत्र सही रहेंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो केवल किसका गुणा करना है? आई का गुणा। तो ये बांठा फैक्टर में अब ये सारे सूत्र सही है। तो यहां पे अब देखो, जैसे मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट है, और अच्छे से समझो, एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसका अगर हम एक मोल लेंगे, कितने मोल? 1 मोल। तो ये पानी के अंदर जब विलयन में घुलेगा तो कितने मोल बनाएगा? एल्यूमिनियम डबल प्लस होगा, 2 एल्यूमिनियम है ना, तो यहाँ पे 2Al। और SO4 कितने होंगे? SO4 डबल माइनस कितने हैं? 3 है ना, तो यहाँ पे 3 का गुणा। तो 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट जब पानी के अंदर आएगा तो 3 मोल ये है SO4 डबल माइनस और 2 मोल ये है, तो टोटल कितने मोल हो जाएंगे? 5 मोल। यानी बांठ-हाफ गुणांक का सूत्र क्या होता है? प्रेक्षित मान यानी कि 5 मोल, और जो पहले था मान सैद्धांतिक मान 1 माना था तुमने, तुम्हें 1 दिखा था, तुमने 1 मोल मिलाया था चम्मच से, लेकिन पानी के अंदर वो 5 मोल हो गया। तो अब इस सूत्र को थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ते, देखना ध्यान से। बांठ-हाफ गुणांक कहते हैं, उन्होंने कहा बांठ हाफ गुणांक, बांठ हाफ गुणांक को आई से दर्शाते हैं, इसका सूत्र जो है। उन्होंने कहा कि अणु संख्या गुणधर्म का जो प्रेक्षित मान है उसको ऊपर लिखो, अभी हमने समझा है। अणु संख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान, ये सब नोट्स में लिखा है, अच्छे से समझना, ठीक है। प्रेक्षित मान बटे अणु संख्या गुणधर्म का सैद्धांतिक मान, ये अनुपात में करना है।
चलो ठीक है, आगे देखो। इसको और आगे उन्होंने बढ़ाया कि आई बराबर अणु संख्या गुणधर्म का जो प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान में विलयन के अंदर हमें रियल में कितने मोल है वो पता रहता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कणों की वास्तविक संख्या, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें पता चलेगा, प्रेक्षित मान में हमें वास्तविक चीज पता चलेगी ना, तो कणों की वास्तविक संख्या यहाँ पे हमें पता रहती है कि कितने मोल उसके अंदर होंगे, और बटे अणु संख्या जो सैद्धांतिक मान होता है उसमें हमें कणों की सामान्य संख्या पता होती है जो हम मिलाते हैं, सामान्य संख्या ये पता होती है। तो इस तरीके से हमने लिखा आई बराबर जो कणों की वास्तविक संख्या होती है और जो कणों की सामान्य संख्या होती है वो हम मिलाते हैं। तो अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि कणों की जो वियोजन होगा, या तो ये टूटेंगे या इनका संगुणन होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा समझो। ये मान लो यहाँ पे नमक मिला दिया इसके अंदर, ये विलायक है, इसके अंदर अपन ने NaCl मिलाया है, थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। NaCl इसके अंदर क्या किया है, मिलाया है। तो जब NaCl इसके अंदर मिलाया है तो ये टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में ये टूटेगा। तो इस चीज को बोलते हैं वियोजित होना, इस चीज को क्या बोलते हैं, वियोजित होना। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, इंग्लिश में बोलते हैं डिसोसिएशन। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कोई पदार्थ जुड़ा हुआ है आपस में, लेकिन या टूटा हुआ है, जैसे कोई दूसरा पदार्थ है वो इधर एक इसके प्लस आयन है, आयनों को जब मिलाते हैं तब ऐसा होता है, और एक दूसरा आयन है माइनस का, या कोई प्लस आयन है माइनस आयन, इस तरीके से मिलाएंगे तो विलयन के अंदर जाके वो जुड़ जाएंगे, मतलब प्लस माइनस दोनों एक ही मोल के अंतर्गत आ जाएंगे। इसे बोलते हैं संगुणित हो जाना, यानी कि एसोसिएशन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँ, तो ये छोटा सा एक पॉइंट था जो बताना जरूरी था। ये पॉइंट जरूरी था। डिसोसिएशन मतलब टूट जाना, एसोसिएशन मतलब संगुणित हो जाना। चलो, तो इसको अब हम मिटा देते हैं। तो आई बराबर, दोनों केस हो सकते हैं, दोनों में कणों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। तो कणों की जो वास्तविक संख्या होती है वहां पे अपन को लिखना है कि वियोजन या संगुणन, पहले लिख लेते हैं संगुणन यानी कि मिल जाना। कभी आयन मिलाते हैं तो वो, जैसे मान लो 4 आयन तुमने मिलाए, 4 आयन विलयन के अंदर मिलाए, अच्छे से समझो, तो वो यहाँ पे कोई दूसरा प्लस मिल गया तो वो माइनस उससे संगुणित हो गया। तो 4 आयन मिलाए और विलयन के अंदर जाके वो 2 ही बचे, तो कणों की संख्या घट गई ना, तो अणु संख्या गुणधर्म में भी घट जाएंगे, ऐसे समझो। और जैसे मान लो 2 मूल मिलाए, लेकिन विलयन के अंदर वो 2 के 4 हो गए तो वियोजन हो गया, 4 के 2 बने तो संगुणन हो गया, 2 के 4 बन गए तो क्या हो गया, वियोजन हो गया, ऐसे समझो। तो संगुणन या वियोजन के बाद वास्तविक संख्या है तो बाद लगाना पड़ेगा कि संगुणन हो गया या वियोजन हो गया, उसके बाद कितने कण होंगे, कणों की संख्या बटे कणों की सामान्य संख्या। तो संगुणन या वियोजन के पहले की, तो यहां पे लिखेंगे संगुणन या वियोजन के पहले कणों की संख्या। ये पहले और बाद का अनुपात है और कुछ भी नहीं है, बांड-टाप गुणांक बहुत ही सरल है। तो जैसे NaCl का 1 मोल आया
और उसको जब पानी के अंदर मिलाया तो 2 मोल हो गए, तो बाद में 2 हुए, पहले कितना था 1, तो 2/1 बांठा गुणांक हो जाएगा। बहुत ही सरल है। इससे हमें पता चल जाता है कि वियोजन की कितनी मात्रा, वियोजित कितना हुआ है, बांठा गुणांक से वियोजन कितना हुआ है, ये सब चीजें हमें पता चल जाती है। अब इसका जो आंसर है वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको समझ में आया भी है कि नहीं भी आया। ठीक है, बांठा गुणांक क्या है? तो इसका आंसर है, हम जानते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय की प्रकृति, यानी विलेय जो होता है उसकी प्रकृति या तो विद्युत अनवघट्य होती है, मतलब जो आयनों में नहीं टूटते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत अनवघट्य, जैसे कि यूरिया, शक्कर। आया समझ में कि नहीं? या विद्युत अपघट्य होती है। विलेय दो प्रकार से हो सकता है विद्युत अपघट्य, जैसे नमक हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट आदि। सबसे पहले आपको यही लिखना है कि विलेय की प्रकृति दो प्रकार की होती है, या तो विद्युत अनवघट, उसके एग्जाम्पल लिख देना, या तो विद्युत अपघट, उसके एग्जाम्पल लिख देना। फिर आगे देखो, किसी विलयन के अणु संख्या गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं? विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कितना सरल है, कितना सरल है कि किसी भी विलयन के जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं? विलेय। और बांठ ने सुझाव दिया, बांठ ने बताया, अपनी एडवाइस दी कि जब किसी विलयन में विलेय के रूप में कोई विद्युत अपघट्ट उपस्थित होता है, विलेय के रूप में कोई विद्युत अपघट्ट मतलब ऐसा पदार्थ जो वियोजित भी हो सकता है या संगुणित भी हो सकता है, तो विद्युत अपघट्ट उपस्थित होता है तो वह विलयन में या तो वियोजित हो सकता है यानी कि टूट सकता है, या संगुणित होता है यानी कि जुड़ भी सकता है, जिससे मोलों की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन। पहले 1 मोल है, टूट के 2 हो गए तो परिवर्तन हो गया, 1 से 2 हो गया, या पहले 2 आयन है जुड़ के 1 हो गया तो भी परिवर्तन हो गया। तो इससे क्या होता है कि मोलों की संख्या में, कणों की संख्या में, आयनों की संख्या में क्या होने लगता है? परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप अणु संख्या गुणधर्म जैसे कि कौन कौन से होते हैं? आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, सारे सूत्र अभी पढ़े हुए हैं, और चौथा परासरण दाब में भी क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। ये पहला शॉर्ट है। आगे देखते हैं। अतः उन्होंने बताया कि अणु संख्या गुणधर्म का सूत्र के द्वारा प्राप्त किया हुआ मान, सूत्र के द्वारा प्राप्त किया हुआ मान यानी कि सैद्धांतिक मान, और प्रयोग से प्राप्त मान में भिन्नता होगी। मतलब जो प्रैक्टिकली हम देख पा रहे हैं उसमें तो कण चेंज हो गए, और जो सिद्धांत सूत्र से जो हमने प्राप्त किया उसमें सूत्रों को थोड़े ना पता है कि कितने मोल टूट गए, उसको तो ये पता है कि कितने मोल तुमने मिलाए। तो सैद्धांतिक मान तो अलग होगा और प्रेक्षित मान अलग हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जो प्रयोग कर रहे हैं उससे जो मान प्राप्त हो रहा है और जो सूत्र बनाए गए हैं उनसे जो मान प्राप्त हो रहा है उनमें भिन्नता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी प्रयोग में हमें ना देखना पड़े इसलिए तो सूत्र बनाए। तो इसी भिन्नता को दूर करने के लिए बांठाप ने अपना बांठाप गुणांक प्रस्तुत किया, जिसे आई से प्रदर्शित करते। बताओ आया समझ में कि नहीं? जिसे आई से प्रदर्शित करते। अब बांठाप गुणांक क्या है? देखो इसकी डेफिनेशन है, कई बच्चे यहां से लिखते हैं शॉर्ट में, जल्दी से याद कर लेते हैं, लेकिन समझना भी तो जरूरी होता है ना। अब इस तरीके से आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर एक भी अंक नहीं काट पाएगा आपके। देखो, अणु संख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान तथा अणु संख्यक गुणधर्म के सैद्धांतिक मान, यानी प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान में जो अनुपात होता है, कि अनुपात को ही क्या कहते हैं? बांठाप गुणांक कहते हैं। मुझे तो याद हो गया। देखो क्या है, अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान, अणु संख्या गुणधर्म का सैद्धांतिक मान का जो अनुपात होता है उसे बांठाप गुणांक कहते हैं। अब प्रेक्षित मान हमें प्रैक्टिकली से पता चलेगा ना, तो हमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, प्रेक्षण देख रहे, प्रेक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें कणों की वास्तविक संख्या पता होगी ना, तो कणों की वास्तविक संख्या प्रेक्षित की जगह पे आ जाएगा। और सैद्धांतिक मतलब हमें पता नहीं है कुछ, हमें तो ये पता है कितने मोल मिलाए गए हैं। तो वास्तव में हम बोले तो हमें सामान्य संख्या ही पता होती है, क्योंकि हम केवल सूत्र से निकाल रहे हैं। वास्तविक संख्या कब आती है? जब उसका वियोजन हो जाता है या संगुणन हो जाता है। देखो, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, और सामान्य संख्या उसके पहले रहती है, विलयन में मिलाने से पहले। जो जैसे हमें विलयन में 5 मोल मिला दिए, अब हमें ये नहीं पता कि वो 5 मोल अंदर जाके कितने मोल हो गए, तो इसलिए वियोजन की या संगुणन के पहले कणों की जितनी संख्या होती है वो। इसके आगे देखते हैं,
बांठाप गुणांक के आधार पर अणु संख्या गुणधर्म के सूत्रों में निम्न परिवर्तन किए गए। अब देखो ये परिवर्तन किए गए सारे सूत्रों में, देखो गुणा आई गुणा आई बस कर दिया है, और सारे सूत्र ज्यों के त्यों हैं। देखो आप सारे सूत्र कैसे हैं, बिल्कुल ज्यों के त्यों, केवल आई का गुणा कर दिया गया। आगे देखते हैं उदाहरण, देखो आप कैसे समझते हैं इसको। माना किसी विलायक में NaCl का 100% वियोजन होता है, हम मान के चल रहे हैं कि 100% इसका वियोजन हो जाता है, तो क्या होगा। तो देखो NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस का 1 मोल मिलाते हैं, लेकिन वो जब घुलता है तो 2 मोल हो जाता है, क्योंकि 1 मोल Na प्लस के आयन बन जाते हैं तो ये भी पार्टिकल है, और Cl 1 मोल Cl माइनस के हो जाते हैं तो ये भी पार्टिकल है, तो दोनों पार्टिकल अलग अलग हो गए, जिससे क्या हो गया, 1 मोल के 2 मोल बन गए। वो ठीक इसी प्रकार से है जैसे एक चाक तुमने पानी पानी के अंदर डाल दी, एक चाक तुमने पानी के अंदर डाल दी, लेकिन एक पार्टिकल डाला तुमने तो, लेकिन वो चाक अगर दो हिस्सों में टूट गई, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे मान लो ये पेन हमने पानी के अंदर डाल दिया, लेकिन पानी के अंदर जाते ही इसका ये कैप खुल गया, तो ये अब 2 पार्टिकल माने जाएंगे। लेकिन हमें जानकारी है, हमें सैद्धांतिक रूप से पता है कि हमने तो 1 मोल मिलाया, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कि उसके 2 मोल हो गए। कितने मोल हो गए, 2 मोल। यही तो समझना होता है। तो देखो ये हो गया। तो वियोजन के बाद कुल मोल कितने हो गए थे, 2। देखो वियोजन के बाद कितने मोल हो गए थे, 2, लेकिन वियोजन के पहले कितने थे, 1, तो 2/1 बराबर 2। तो बांठ-हाफ फैक्टर 2 का गुणा होगा, तो अपेक्षित अवनन निकाल सकते हैं, इसका क्वथनांक उन्नयन निकाल सकते हैं, हिमांक अवनन निकाल सकते हैं, और पराशर दाब निकाल सकते हैं। इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका अनुप्रयोग है अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान ज्ञात हो सकता है, प्रयोग द्वारा जो मान हम निकाल सकते हैं, किससे, बांठ-हाफ गुणांक के थ्योरी से हम प्रयोग द्वारा मान निकाल सकते हैं कितना है। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालें। हमें आई का मान पता चल जाएगा, और वियोजन के पहले की कणों की संख्या होती है, इसका गुणा कर देंगे, तो वियोजन के बाद कितने मूल है वो हमें पता चल जाएगा, तो अणुसंख्या प्रायोगिक मान हमें पता चल जाएगा। आगे देखते हैं। आगे यही यहीं तक है ये पूरा बांठ-हाफ गुणांक। तो पूरा आप इसका एक अनुप्रयोग है, तो इसको अच्छे से आप याद कर लेना। पूरा क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा जो ओवर राइटिंग की है वो मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर आप पूरा अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बांठ-हाफ गुणांक को पूरा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, और इसको भी हम साफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर यदि फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। वहां पे मैं अपने वीडियोस जो हैं, अपने ऑफिस के जो वीडियोस हैं वो डालते रहता हूँ, तो आपको वहां पे थोड़ी बहुत मोटिवेशन हो सकता है मिल जाए, तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके आगे देखो यहाँ पे, ये देखो आप, ऐसा नहीं है कि फॉलो करना ही है, आपकी इच्छा है, ठीक है। मतलब ये है कि कई बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और नोट्स अगर चाहिए आपको तो मैं फिर से बता देता हूँ, आई बटन पर चले जाइए, पूरा PDF में नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करना है, पूरी प्रोसेस उस आई बटन के जरिए एक वीडियो बनाया है मैंने पर्सनली आपके लिए, तो वहां से आपको पता चल जाएगा किस वेबसाइट पर जाना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या उसकी प्रोसेस है, सारा कुछ पता चल जाएगा। चलिए, तो आज हमने बांध-टाप गुणांक को अच्छे से पढ़ा, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो नीचे यस सर जरूर लिख देना। थैंक यू।